हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ मनोज कॉमिक से। कॉमिक का नाम है कत्ल की रात। और देखिए, ये है इस कॉमिक का टाइटल। कुछ लगा ना भयानक सा, पता नहीं आखिर इसमें क्या मर्डर होने वाला है। उसके लिए हमें बढ़ना पड़ेगा कॉमिक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब। और अब बढ़ते हैं चैनल की तरफ, कॉमिक की तरफ। हमारी कॉमिक का नाम है कत्ल की रात। लेखक हैं अंसार अख्तर, चित्रकार हैं प्रभाकर बाबू और सुलेख हैं श्याम सुंदर शायद दास। सोनिया माथुर इवनिंग शो देखने के बाद अपनी कार में वापस लौट रही थी। एक मोड़ पर कार घूमी तो हेडलाइट की रोशनी में सोनिया ने एक डरावना दृश्य देखा। ओह, कोई मर्डर कर रहा है। आई सोनिया भयभीत हो गई थी, मगर उसने स्वयं पर काबू रखते हुए कार की गति बढ़ाई और कार को आगे निकालती ले गई। बैक व्यू मिरर में उसने कातिल को कुछ दूर तक गाड़ी के पीछे भागते देखा। सोनिया कार पोर्च में खड़ी करके भयभीत हिरणी की तरह दौड़ती हुई ड्राइंग रूम में प्रविष्ट हुई। चाचा जी! अरे सोनिया, क्या हुआ तुम्हें? चाचा जी, चाचा जी! और वह रो रही थी। कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ है तुम्हें? सोनिया जो कुछ देखकर आई थी चाचा जी को बता दिया। तो तुमने एक खून होते देखा है? क्या कातिल ने भी तुम्हें देख लिया था? हाँ चाचा जी, कुछ दूर तक तो वह मेरी कार के पीछे भी दौड़ा, लेकिन मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पाई थी। हमें पुलिस को इस घटना की सूचना देनी चाहिए। कुछ देर बाद दोनों पुलिस स्टेशन में बैठे थे। सोनिया का बयान लिखा जा चुका था। मिस सोनिया, माना कि आपने कातिल का चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसके शरीर की बनावट के विषय में तो कुछ बता सकती हैं। उसका कद कैसा था? मैं इतना डर गई थी इंस्पेक्टर साहब कि कुछ भी नहीं समझ पाई थी। अब आपने पूछा है तो याद आया कि वह एक लंबे कद का आदमी था। लंबे कद का आदमी? सैकड़ों लोग होते हैं। कुछ और याद करके बताइए। मुझे और कुछ याद नहीं। ओके, आपने जो जानकारी दी है उसके लिए धन्यवाद। अब आप जा सकती हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक बात का डर है। शायद कातिल ने सोनिया को देख लिया था, अतः कातिल को डर होगा कि सोनिया उसे पहचान सकती है, इसीलिए वह इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। मिस सोनिया का बयान है कि वहां सड़क पर अंधेरा था और यह कार के अंदर थी। भला कातिल इन्हें कैसे देख सकता था? उसने सोनिया की कार तो देखी ही होगी। आप बेकार ही डर रहे हैं मिस्टर माथुर। सिर्फ कार देखकर ही कातिल मिस सोनिया को तलाश नहीं कर सकता। आप लोग निश्चिंत होकर अपने घर जाइए। ओके इंस्पेक्टर साहब। इस घटना के 3 दिन बाद सोनिया अपने मित्रों के साथ एक पहाड़ी झील पर पिकनिक मनाने गई हुई थी। और यहाँ सोनिया, चलो झील में बोटिंग करेंगे। तुम लोग जाओ, मुझे बोट में बैठकर चक्कर आते हैं। उसके मित्र 2 कश्तियों में सवार होकर झील की सैर करने लगे। बाय बाय सोनिया। और कुछ सोच रही है सोनिया? ऊपर जाकर इन लोगों को दूर तक देखूंगी। ओह, यहाँ से झील पानी से भरे हुए कटोरे की तरह लगती है। वह पहाड़ी के किनारे बैठकर अपने साथियों की ओर देखने लगी। अचानक उसने अपने पीछे आहट सुनी। उफ! उसके कुछ समझते पहले ही उन 2 हाथों ने उसे झील की ओर धकेल दिया। आई! सोनिया का शरीर हवा में कलाबाजियां खाता हुआ पानी से जाकर टकराया। छपाक! सौभाग्यवश उसके साथियों ने उसे झील में गिरते हुए देख लिया। अरे, सोनिया झील में गिर गई है। तुरंत ही 2 लड़के पानी में कूद पड़े। सोनिया पानी में गोते खा रही थी। गड़प गड़प! लड़के तेजी से उसकी ओर तैरकर आ रहे थे। घबराओ मत सोनिया, हम तुम्हें बचा लेंगे। दोनों उसे पानी से निकालकर किनारे पर ले गए। सोनिया बेहोश हो चुकी थी। होश में आने पर सोनिया ने स्वयं को हॉस्पिटल में पाया। चाचा जी, मेरी बच्ची। चाचा जी, मैं झील में खुद नहीं गिरी थी, किसी ने मुझे धक्का दिया था। धक्का? कौन था वह? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, सिर्फ दस्ताने पहने हुए 2 हाथ देखे थे। पता नहीं कौन था वह। सोनिया, तुझे धक्का देने वाला वही कातिल होगा जिसे तूने हत्या करते देख लिया था। अपनी पहचान छुपाने के लिए वह तुझे मार डालना चाहता है। तो अब क्या होगा चाचा जी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। घबरा मत बेटी, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर तेरी सुरक्षा का प्रबंध करता हूँ। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर ने सारी बात सुनने के बाद कहा, मिस्टर माथुर, आपकी भतीजी उस कातिल के विषय में कुछ ज्यादा ही सोचती है। मुझे नहीं लगता कि उसे झील में किसी ने धक्का दिया होगा। यानी आप उसे पुलिस सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे? नहीं मिस्टर माथुर, महज आपके वहम के कारण मैं आपकी भतीजी के गिर्द पहरा नहीं बैठा सकता।
उसी शाम मिस्टर माथुर एक प्राइवेट जासूस से जाकर मिले जिसका नाम अशोक था। मिस्टर अशोक, मेरी भतीजी सोनिया की जान खतरे में है। उसके पीछे एक कातिल लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ आप उसकी सुरक्षा का जिम्मा ले लें। मिस्टर माथुर ने अशोक को पहचान के लिए सोनिया का चित्र दिखाया, कुछ जरूरी बातें बताई और अंत में कहा, इस वक्त सोनिया खुल्लर नर्सिंग होम में है। कल शाम तक घर वापस आ जाएगी। मैं चाहता हूँ कल शाम से आप उसकी निगरानी शुरू कर दें। ओके मिस्टर माथुर, मैं मिस सोनिया को उसके कातिल से बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स, अब मैं चलूँगा। अशोक कोई बहुत मशहूर प्राइवेट जासूस नहीं था। उसके पास महीने में एक आध ही केस आते थे। इसी कारण उसके भीतर काम करने का जोश बहुत ज़्यादा था। सोच रहा है अगर लड़की की जान खतरे में है तो कातिल उसे नर्सिंग होम में भी नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे आज रात से ही उसकी निगरानी शुरू कर देनी चाहिए। रात के 12 बजे थे। खुल्लार नर्सिंग होम की इमारतों के पीछे गली में अशोक एक मकान की दीवार की ओट में खड़ा था। अगर कोई व्यक्ति सोनिया को मारना चाहता है तो वह इसी ओर से नर्सिंग होम में घुसने की कोशिश करेगा। कुछ ही देर में उसने एक टैक्सी गली में आती देखी। यह टैक्सी इस तरफ क्यों आई है? टैक्सी नर्सिंग होम की इमारत के निकट रुक गई और पिछली सीट से एक व्यक्ति बाहर निकला। फिर वह झुककर भीतर बैठे ड्राइवर से कुछ कहने लगा। कुछ क्षण बाद वह पैदल ही चलता हुआ गली से बाहर चला गया। टैक्सी वहीं खड़ी रही। अशोक के मन में संदेह पैदा हो चुका था। कौन है यह व्यक्ति? टैक्सी यहाँ रुकवा कर कहाँ चला गया? 15-20 मिनट तक वह व्यक्ति वापस न आया तो अशोक टैक्सी की ओर बढ़ा। भैया, माचिस तुम्हारे पास है? नहीं है माचिस। अच्छा, क्या टैक्सी खाली है? नहीं, सवारी है मेरे साथ। कौन है वह सवारी? कहाँ से लाए हो तुम उसे? इस बार ड्राइवर ने चौंक कर कुछ क्रोध से अशोक की तरफ देखा था। तुम पूछने वाले कौन हो? मैं। शब्द अशोक के मुंह में ही रह गए और किसी ने उसे धड़ाक अशोक नीचे गिर गया था मगर बेहोश नहीं हुआ था, लेकिन पीड़ा के कारण उसकी आंखें बंद थीं। तुम बिल्कुल ठीक समय पर आ गए जागीरा। ड्राइवर ने जिसे जागीरा कहकर संबोधित किया उसे सोनिया के कंधों पर उठा रखा था उसने। शेरू, कौन था वह? ड्राइवर ने जो उत्तर दिया था वह अशोक ने नहीं सुना था क्योंकि उसका मस्तिष्क तो इस वक्त कुछ और ही सोच रहा था। जगीरा, शेरू, ओ गॉड, यह लोग तो खतरनाक पेशेवर कातिल हैं। अपराध जगत में ये नाम काफी मशहूर है। इससे रास्ते में ही निपटेंगे। टैक्सी चल पड़ी। मैं इस वक्त 2 खतरनाक कातिलों के चुंगल में फंस गया हूँ। मैं अपनी पिस्तौल भी गाड़ी में छोड़ आया था। खाली हाथ इन बदमाशों से मुकाबला नहीं कर सकता। इसकी तलाशी लेकर देखता हूँ। उसने अशोक का पर्स निकाल कर देखा। पर्स में अशोक का जासूसी का लाइसेंस था। ओह, यह तो प्राइवेट जासूस है। जासूस? हाँ, लेकिन यह हमारे पीछे कैसे लग गया? पीछे कैसे भी लगा हो, अब तो यह सोचो कि इसका क्या किया जाए। इसने मुझे अच्छी तरह से देख लिया है। मैंने सोच लिया है कि इसका क्या करना है। तुम पुल पर टैक्सी रोक लेना। पुल तक जाने की क्या ज़रूरत है? इसे गोली मारकर यहीं सड़क के किनारे फेंक देते हैं। नहीं, इससे नदी में फेंकेंगे ताकि जब लाश मिले तो इसकी मौत को दुर्घटना या आत्महत्या समझा जाए। अशोक मन ही मन अपने बचाव की तरकीबें सोच रहा था। यह शायद नदी के पुल की बात कर रहे हैं। वह काफ़ी ऊंचा पुल है। नीचे पानी भी बहुत तेजी से बहता है। वहां से गिरकर कोई बच नहीं सकता। अब मैं क्या करूं? टैक्सी पुल में दाखिल हुई। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। पुल के बीच में शेरू ने टैक्सी रोक दी और दोनों बाहर निकल आए। बारिश काफ़ी तेज है। ये हमारे लिए अच्छा है। बारिश के कारण पुल पर कोई निशान नहीं बचेगा। आओ उसे गाड़ी से बाहर निकालते हैं। दोनों ने मिलकर अशोक को बाहर खींचा। जरा देखना यहाँ अभी तक बेहोश है या बहाना कर रहा है। जगीरा ने अपना बूट की ठोकर पूरे शरीर से शक्ति से अशोक के घुटने पर मारी। पीड़ा के कारण अशोक की आंखों में पानी आ गया मगर वह दांत भींचकर पीड़ा सहन कर गया क्योंकि इस वक्त तड़पने का मतलब सिर्फ मौत था। चोट खाकर भी नहीं हिला, इसका मतलब बेहोश ही है। तो फिर नीचे फेंक दूं इसे? हाँ, अब सोच रहा है अशोक। अब बचने का केवल एक ही चांस है। पुलिस की रेलिंग के ठीक नीचे से लोहे का एक मोटा तार गुजरता है पुल की। जब यह मुझे नीचे फेंकेगा तो मैं उस तार को पकड़ने की कोशिश करूंगा। शेरू ने उसकी टांगें पकड़कर उसे रेलिंग की ओर घसीटना शुरू कर दिया। रेलिंग के निकट पहुंचकर उसने अशोक का कॉलर पकड़कर उसे उठाया और रेलिंग पर लटका दिया। फिर वह नीचे बैठकर उसके पैर ऊपर उठाने लगा। अब अशोक ने अपनी आंखें खोल ली थीं
और रेलिंग के नीचे से गुजरते हुए तारों को देख रहा था। और जैसे ही शेरू ने उसके शरीर को नीचे धकेला, उसने अपने दोनों हाथ फैला लिए। भाग्य ने उसका साथ दिया और वह तार पकड़ने में सफल हो गया। शेरू ने झांककर देखने की जरूरत नहीं समझी थी कि अशोक का शरीर नदी में गिरा है या नहीं। जगीरा पहले ही टैक्सी में बैठ चुका था। शेरू ने टैक्सी स्टार्ट की और पुल से बाहर निकाल ले गया। तार अशोक की हथेलियों में गड़ा जा रहा था, मगर वह पीड़ा सहन कर रहा था और जान बचाने के लिए उसी तरह लटका रहा। जब उसने टैक्सी गुजर जाने की आवाज़ सुन ली तो ऊपर पहुंचने का प्रयास आरंभ किया। अब वह सर्कस के कलावज की तरह टांग के सहारे तार में लटका हुआ था। पुल की रेलिंग का निचला भाग 1 फुट की दूरी पर था। उसने शरीर को धीरे धीरे झुलाना शुरू किया। आखिर उसके हाथ ने रेलिंग का निचला भाग थाम ही लिया। अब पुल के ऊपर पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं था। कुछ क्षण बाद वह पुल पर रेलिंग के सहारे खड़ा लंबी लंबी सांसें ले रहा था। अब बारिश भी रुक गई थी। कुछ क्षण बाद वह पूरी तरह संभल गया था। जगीरा और शेरू ने मुझे मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं उन दोनों बदमाशों को हरगिज क्षमा नहीं करूंगा। वह लड़की को लेकर पुल के पार गए हैं, लेकिन इस तरफ कोई आबादी नहीं है। कुछ दूर जाकर एक कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान से कुछ दूर एक पुराना और वीरान मकान है। उस ओर जाने का अर्थ है कि वह लड़की को लेकर उसी मकान में गए हैं। अब मेरा फर्ज यह है कि मैं लड़की को उनके चंगुल से छुड़ाऊं और उनसे अपनी हत्या के प्रयास का बदला लूं। उनसे मुकाबला करने के लिए मुझे पिस्तौल की जरूरत है और पिस्तौल मेरी कार में है, जो खुल्लर नर्सिंग होम के निकट खड़ी है। कार लेने के लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। पुल के बाहर आते ही एक ट्रक में उसे लिफ्ट मिल गई। कुछ देर बाद वह अपनी कार के निकट पहुंच गया। अब सोच रहा है, अगर मैं इस मसले में पुलिस की मदद ले लूं तो कैसा रहेगा। स्वयं ही उसने अपनी सोच का उत्तर दिया। यह काम मुझे अकेले ही करना चाहिए। अगर मैं जागीरा और शेरू जैसे अपराधियों को परास्त करने में सफल हो गया तो मेरा नाम मशहूर हो जाएगा और धंधा चल निकलेगा। अब उसकी कार वापस पुल की ओर दौड़ रही थी। पहला काम मैं सोनिया की जान बचाना है, क्योंकि मैं उसके चाचा से उसकी सुरक्षा के लिए फीस वसूल कर चुका हूँ। भगवान करे वह अभी जीवित हो। पुल पार करते ही अंधेरी और सुनसान सड़क शुरू हो गई थी। कितना अंधेरा है यहाँ। कब्रिस्तान के निकट पहुंचकर वह गाड़ी रोककर नीचे उतर गया। किसी जमाने में इस कब्रिस्तान में मुर्दे दफन किए जाते थे, अब तो यहाँ जंगल उगाया है। गाड़ी के डैशबोर्ड से पिस्तौल निकालकर उसने जेब में रखा और पैदल ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वह मकान यहाँ से आधा मील दूर है। कार को यहीं छोड़ देना उचित रहेगा। अंधेरे में डूबा हुआ वह पुराना मकान बड़ा ही रहस्यमय लग रहा था। मकान के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा है। कहीं मेरा अनुमान गलत तो नहीं कि वह यहीं से आए हैं। और तभी ओह, यह तो कार के टायर के निशान हैं और बिल्कुल ताजे हैं। अब उसका संदेह यकीन में बदल चुका था। इसीलिए वह निचली मंजिल की एक खिड़की की ओर बढ़ा। खिड़की पर लकड़ी के तख्ते लगे हुए थे। चाकू की मदद से उसने एक तख्ता उखाड़ डाला और भीतर हाथ डालकर चटकनी खोल दी। खिड़की बहुत ऊंची नहीं थी। चौखट पकड़कर वह ऊपर चढ़ा और भीतर कमरे में कूद गया। कुछ क्षण बाद उसकी आंखें अंधेरे में देखने योग्य हो गईं। यहाँ तो कबाड़ा भरा हुआ है। पंजों के बल चलते हुए वह कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। शुक्र है यह बाहर से बंद नहीं थी। बाहर एक लंबा कॉरिडोर था। कहीं कोई आवाज नहीं है। वह लोग वापस तो नहीं चले गए। कॉरिडोर में एक तरफ बहुत से कमरे बने हुए थे। सबके दरवाजे बंद थे। एक एक दरवाजे के निकट जाकर देखना होगा। फिर वह एक दरवाजे के बाहर रुक गया। रोशनी जरूर इस कमरे में कोई है। फिर भीतर से एक स्वर सुनाई दिया। ओए ओए बस कर, आधी बोतल पी चुका है। नशे में बेहोश होने का इरादा है क्या? ओह, यह तो जागीरा की आवाज है। जागीरा और शेरू कमरे के भीतर मौजूद थे। शेरू 2 बोतल पीने के बाद भी बेहोश नहीं होता। यह बात तुम अच्छी तरह जानते हो जागीरा। जानता हूँ, लेकिन अभी मुझे बहुत काम है। वह आ जाए तो लड़की के भाग्य का फैसला करें। कौन आने वाला है? मुझे भी तो कुछ बताओ। जिसने लड़की को खत्म करने का काम सौंपा था, मैंने उसी को बुलाया है। कुछ और माल वसूलना है उससे। ओह, तो किसी ने इन दोनों को सोनिया की हत्या करने पर काम पे लगाया है। तूने लड़की को ठीक से बांध कर रखा है ना?
हाँ, उसे होश आ गया था। मैंने उसे हाथ पांव बांध दिए और मुंह भी बंद कर दिया है। गुड, यानी सोनिया इस कमरे में नहीं है। उसे इन्होंने किसी और कमरे में बंद कर रखा होगा। पहले उसे तलाश किया जाए। कॉरिडोर के अंत में बने इस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। सोनिया कमरे के भीतर मौजूद थी। दरवाजा बंद करके वह सोनिया की ओर बढ़ा। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मुंह खुलते ही सोनिया ने सवाल किया, कौन है आप? मैं एक प्राइवेट जासूस हूँ। आपके चाचा जी ने मुझे आपकी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा है। अशोक ने उसके बंधन खोल डाले। कोई आवाज ना निकालिए। इस मकान में 2 खतरनाक कातिल मौजूद हैं। हमें उनसे बचकर निकलना है। तभी बाहर एक कार रुकने की आवाज सुनाई दी। शायद वह आ गया है। कौन? वही जिसका वह दोनों कातिल इंतजार कर रहे हैं और जिसने तुम्हारी हत्या करने के लिए उन्हें पैसा दिया है। ओह, तो अब हम बाहर कैसे जाएंगे? यही तो मैं सोच रहा हूँ। इस कमरे में तो कोई खिड़की भी नहीं है। बाहर कॉरिडोर में किसी के कदमों की चाप सुनाई दे रही थी, लेकिन आने वाला इस कमरे तक नहीं आया था। वह जो भी है जागीरा वाले कमरे में चला गया है। तुम यहीं रुको, मैं जरा देख कर आता हूँ कि रास्ता साफ है या नहीं। सोनिया को कमरे में ही छोड़कर वह बाहर आया और एक बार फिर जागीरा वाले कमरे के सामने पहुंचा। आ गए सेठ? हाँ, क्यों बुलाया है मुझे? यह आवाज़ तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है। कौन है यह व्यक्ति? तभी जागीरा की आवाज़ सुनकर वह बुरी तरह चौंका। हम तुम्हारे सामने ही तुम्हारी भतीजी के ऊपर भेजना चाहते हैं, सेठ जगदीश माथुर। जगदीश माथुर यानी सोनिया की अंकल? भीतर से जगदीश माथुर का स्वर सुनाई दिया। यानी तुमने अभी तक उसे खत्म नहीं किया? नहीं, अपनी भतीजी को खत्म कराने के बाद तुम उसकी करोड़ों की जायदाद के मालिक बनने वाले हो सेठ। इसीलिए मैंने सोचा तुमसे थोड़ी रकम और वसूल की जाए। यह बेईमानी है जागीरा। तुम्हारी फीस मैं पहले ही दे चुका हूँ। अब यह फीस डबल हो गई है क्योंकि हमें शक और एक हत्या भी करनी पड़ी। किसकी हत्या? अशोक नाम का कोई प्राइवेट जासूस था। वह नर्सिंग होम के बाहर सोनिया की निगरानी कर रहा था। अशोक? उसे तो मैंने ही सोनिया की निगरानी करने के लिए कहा था, लेकिन यह काम तो कल शाम से शुरू करना था। वह आज ही नर्सिंग होम कैसे पहुंच गया? पता नहीं कैसे पहुंच गया। खैर, अब तो उसकी लाश नदी में काफी दूर तक बह गई होगी। मगर तुमने उसे सोनिया के पीछे क्यों लगाया था? ताकि सोनिया की मौत के बाद पुलिस को बता सकूं कि मैंने अपनी ओर से उसकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया था। इसीलिए मैंने अशोक को कल शाम से निगरानी करने को कहा था, ताकि इस बीच तुम अपना काम कर लो। मगर तुमने अभी तक उसे जिंदा रखा हुआ है। हम उसे अभी खत्म कर देंगे सेठ, लेकिन उसकी मौत का संदेह तुम पर ही जाएगा, क्योंकि उसके मरने से सिर्फ तुम ही को लाभ पहुंचता। पुलिस मुझ पर संदेह नहीं करेगी। यह प्लानिंग मैंने उसी वक्त कर ली थी जब सोनिया ने आकर मुझे बताया था कि उसने सड़क पर एक खून होते देखा है। इसीलिए मैं सोनिया को पुलिस स्टेशन लेकर गया और इसलिए मैंने खुद उसी झील में धक्का दिया था, ताकि यह साबित हो सके कि वह कातिल सोनिया के पीछे लगा हुआ है, जिसको वह हत्या करते देख चुकी है। मेरी योजना पूर्ण है। सोनिया की हत्या का मुझ पर कोई संदेह नहीं कर सकता। तुम बहुत चालाक हो सेठ। खैर, अब तुम 50,000 रुपए और देने का वादा करो तो हम सोनिया की हत्या करेंगे, वरना नहीं। ठीक है जागीरा, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। रकम मेरी गाड़ी में मौजूद है। तुम सोनिया को खत्म कर दो, रकम तुम्हें मिल जाएगी। गुड शेरू, जाकर लड़की को यहाँ ले आओ। यह सुनते ही अशोक दबे कदमों से वापस भागकर सोनिया के पास पहुंचा। मिस सोनिया, तुम्हारे लिए एक दुखद सूचना है। तुम्हारे चाचा ही तुम्हें मरवा डालना चाहते हैं। क्या? यह हैरत करने का समय नहीं है। एक कातिल तुम्हें यहाँ लेने आ रहा है। उधर दरवाजे के निकट जाकर खड़ी हो जाओ। अशोक ने एक टूटी हुई कुर्सी उठा ली। कुछ ही क्षण बाद बाहर से शेरू की आवाज सुनाई दी। अरे, दरवाजे का कुंडा किसने खोल दिया? शायद मैं ही नशे में कुंडा लगाना भूल गया हूँगा। फिर दरवाजा खुला और वह नशे में लहराता हुआ भीतर आया कि तभी धाड़! आह! तुरंत ही दोनों ने मिलकर बेहोश शेरू के हाथ पांव बांध दिए। जब यह मुझे तुम्हें लेकर वहां नहीं पहुंचेगा तो कुछ देर में जागीरा और तुम्हारे चाचा जी भी इसे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे। 2 मिनट बाद ही दरवाजे के बाहर जागीरा की आवाज सुनाई दी। हाँ शेरू, ओए कहाँ मर गया? भीतर से कोई आवाज न मिली तो जागीरा ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया। कुछ गड़बड़ लगती है, मैं भीतर जाकर देखता हूँ। अशोक जानता था कि जागीरा जैसे खतरनाक और फुर्तीले अपराधी को कोई भी मौका देना खतरनाक होगा, इसलिए वह दरवाजे के सामने तैयार खड़ा था। जैसे ही दरवाजा खुला उसने गोली चला दी। धाएं! आह!
जागीरा के पीछे सेठ जगदीश माथुर थे। अशोक तुम? हाँ मैं जिंदा हूँ सेठ। अपनी भतीजी की हत्या करने के लिए तुमने बड़ा अच्छा षड्यंत्र रचा था, लेकिन अब तुम खुद मारोगे। जगदीश माथुर ने नीचे पड़ी जागीरा की लाश को देखा तो घबरा कर बोले, मुझे ना मारना, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने सोनिया को मारने के लिए इन कातिलों की सेवाएं ली थी या नहीं? हाँ लेकिन। अब किसी लेकिन की जरूरत नहीं है चाचा जी। दौलत के लिए आपने मेरी जान लेनी चाहिए। धिक्कार है आप पर। सोनिया। फिर अशोक ने जगदीश माथुर के भी हाथ पांव बांध दिए और तथा उसे शेरू के साथ उठाकर बाहर गाड़ी में लेकर ले आए। अब तुम दोनों के लिए पुलिस स्टेशन ही एकमात्र स्थान है। अब कार शहर की ओर वापस जा रही थी। शेरू का बयान आपके चाचा को मुजरिम साबित कर देगा। मत कहिए उसे मेरा चाचा। और बेचारी सुबुक सुबुक करके रोने लगी। तो देखिए भाई, यहाँ पर हो गई ये कॉमिक खत्म, जिसका नाम था कत्ल की रात। बताइए आप लोगों को ये कॉमिक कैसी लगी? वैसे अक्सर किसी भी मर्डर में फैमिली मेंबर ही मर्डरर निकलते हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कुल मिलाकर अच्छी लगी मनोज कॉमिक की ये कॉमिक। आप लोग बताइए आप लोगों का क्या विचार है इसके बारे में। लेकर आती हूँ कोई दूसरी कॉमिक, लेकिन तब तक के लिए ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और कॉमिक पर अपना प्यार लौटाते रहिए। टाटा बाय बाय।